पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है और इस तरफ एक रिजिड बॉडी है और एक पार्टिकल है। इस तरह ये इस इधर जो फॉर्मूला लगा है वो तो ये बात करना पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकालना है पार्ट बी में। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लीनियर मोमेंटम P इंटू आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन इस टॉपिक पर बेस्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम लेते हैं। अ बाइसिकल व्हील ऑफ मास कैपिटल M assumed to be concentrated at its rim and radius capital R is mounted horizontally so it may turn without friction on a vertical axis. A dart of mass m0 is thrown with velocity v0 as shown above and sticks in the tire. पहले पार्ट में बोला if the wheel is initially at rest find its angular velocity omega after the dart strikes. पार्ट बी में ये रेशो पूछा हुआ है फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पहला थॉट क्या आता है कि ये रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है। फिर उसको सॉल्व किस तरह करेंगे? तो ये सॉल्व होने वाला है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस प्रिंसिपल से। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपको पता होगा। क्या मालूम है आपको कि यदि सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। If the external torque acting on a system is zero, then angular momentum of the system remains conserved. मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है क्या। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले सिस्टम डिसाइड करना पड़ेगा, और हमने सिस्टम बना लिया इन दोनों को मिलकर। मतलब डार्ट और व्हील ये दोनों मिलकर है हमारा सिस्टम। तो जब ये डार्ट इस व्हील से टकराएगा तो जो फोर्स या इम्पल्स डार्ट इस व्हील पर एग्जर्ट करेगा या जो व्हील ने डार्ट पर लगाया वो तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, तो उनकी बात करना नहीं है, उनसे टॉर्क कंस्टिट्यूट होगा नहीं। हमको ढूंढना है एक्सटर्नल टॉर्क। और ये जो एक्सेल है, एक्सेल इस व्हील पर कुछ फोर्स लगाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। डार्ट और व्हील के बीच जो फोर्सेस हैं वो तो इंटरनल फोर्सेस हैं, और इसने एक्सिस ने या एक्सेल ने जो व्हील पर लगाया वो एक्सटर्नल फोर्स है। पर क्योंकि वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, इसलिए वो भी टॉर्क कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। ये सब वहां सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन आने पर सीधे उसको सॉल्व करना है। अभी तो हम समझ रहे हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, और एक्सटर्नल टॉर्क यदि जीरो है तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इस सिस्टम के लिए डार्ट प्लस व्हील के लिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। बस ये प्रिंसिपल लगा के इसको सॉल्व करना है, ये पहला वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा यहाँ ध्यान जाना चाहिए कि ये जो पूरा मास है इस व्हील का वो कॉन्सेंट्रेटेड है रिम पर, और रिम पर यदि कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम इसको रिंग मान सकते हैं, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ये याद आ जाना चाहिए। तो हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, या इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हम लिखते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो सिर्फ इसमें है क्योंकि व्हील तो है रेस्ट में, और एम नॉट मास का ये डार्ट वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना है? लीनियर मोमेंटम है एम नॉट वी नॉट। और एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगाएंगे आप, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और या फिर आप ये लगा सकते हैं एंगुलर मोमेंटम सिर्फ यदि मैग्नीट्यूड में चाहिए तो p का मैग्नीट्यूड
इंटू आर परपेंडिकुलर, जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। यहाँ डायरेक्शन तो चाहिए नहीं है हमको, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। पी कितना है उस डार्ट का, एम नॉट वी नॉट, ये मैं लिख रहा हूँ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का, एम नॉट वी नॉट, ये हो गया पी। और लाइन ऑफ एक्शन उस मोमेंटम की वो है ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी हमको जरूरत है। ये कितना होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आर है तो ये होगा आर साइन थीटा। इसका मतलब एम नॉट बी नॉट आर साइन थीटा, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और इसको इक्वेट करेंगे फाइनल एंगुलर मोमेंटम से। फाइनल क्या होगा, तो अब ये डार्ट इसके साथ स्टिक हो गया है, ये डार्ट व्हील के साथ स्टिक होकर घूम रहा है, तब हमको चाहिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम, उसे निकालेंगे हम आई ओमेगा से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसकी एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है, यही हमको फाइंड आउट करना है, ओमेगा। तो अब आई कितना होगा, आई अलग से निकाल लेते हैं। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का तो कितना है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये रिंग है, और ये डार्ट का मास है एम नॉट। एम नॉट मास यदि आर रेडियस में रोटेट हो रहा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन कर लें तो आई हम लिख सकते हैं एम प्लस एम नॉट। एक बात आपने यहाँ ध्यान दी होगी कि इस तरफ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है और इस तरफ एक रिजिड बॉडी है और एक पार्टिकल है। इस तरह ये इस इधर जो फॉर्मूला लगा है वो तो ये लगा है P इंटू आर परपेंडिकुलर, और इस तरफ जो फॉर्मूला लगाया है हमने वो लगाया है आई ओमेगा। आई ओमेगा ये फॉर्मूला इस तरफ यूज किया है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हुआ इंटू आर स्क्वायर टाइम्स ओमेगा, और ओमेगा ही हमें चाहिए है, एम नॉट वी नॉट आर साइन थीटा। और अब इसमें से हम ओमेगा अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओमेगा ही हमें चाहिए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओमेगा बराबर होगा एम नॉट वी नॉट, ये एक आर इस आर से कैंसिल कर देंगे, तो एम नॉट वी नॉट साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम नॉट टाइम्स आर, ये होगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एम नॉट वी नॉट साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम नॉट इंटू आर। इसको चेक कर लेते हैं, एम नॉट वी नॉट साइन थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम नॉट इंटू आर, बिल्कुल सही है। अब क्या चाहिए हमको सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की उसका रेशो चाहिए। तो पहले इन दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं, सेपरेटली निकाल लेते हैं दोनों को, और फिर उसका रेशो ले लेंगे। पार्ट बी में सॉल्व कर रहा हूँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे हम, के एफ इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ क्या आएगा आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक ही बॉडी बन गई है, वो स्टिक हो गया है, डार्ट उस व्हील के साथ स्टिक होकर दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, बस ये वैल्यूज डालनी है, दोनों ही हमको मालूम है। हाफ आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैपिटल एम प्लस एम नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये है, और यहाँ आएगा ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन ये ओवर राइटिंग हो गई है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। ऐसा बनेगा ये फॉर्मूला, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और एक ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है, यानी ये मिली हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ, क्योंकि अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सिर्फ डार्क में है, मतलब वो कितनी होगी, एम नॉट वी नॉट स्क्वायर, ये होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और हमको यही रेशो पूछा हुआ है, के एफ अपॉन के आई। इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, के एफ अपॉन के आई जब डिवाइड करेंगे तो ये हाफ और हाफ तो कैंसिल हो जाना है, इसको आना है न्यूमरेटर में और इसको आना है डिनोमिनेटर में।
और ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो एम नॉट एक कैंसिल आउट हो जाएगा और वी नॉट स्क्वायर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा ही कैंसिल आउट होने पर ऊपर बच रहा है एम नॉट साइन स्क्वायर थीटा, एम नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और कुछ है? और कुछ भी नहीं है, अपॉन कैपिटल एम प्लस एम नॉट, ये ब्रैकेट में। तो ये है दोनों काइनेटिक एनर्जीज का रेशो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आ रहा है एम नॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस एम नॉट। ये सेकेंड पार्ट का आंसर। अगला क्वेश्चन, a system consists of a mass m2 and a uniform rod of mass m1 and length l। एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें क्या क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो एक तो रॉड है m1 मास l लेंथ की, और दूसरा एक मास है m2। ये रॉड और ये मास m2 मिलकर एक सिस्टम है। The rod is initially rotating with an angular speed omega on a horizontal frictionless table about a vertical axis fixed at one end through point P। तो ये रॉड इनिशियली एंगुलर स्पीड ओमेगा से P के अबाउट रोटेट हो रही है, और ये रॉड किस प्लेन में रोटेट हो रही है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर ये रोटेट हो रही है। मतलब यहाँ ध्यान जाना चाहिए कि फ्रिक्शन एब्सेंट है, और उस रॉड को हम देख रहे हैं या उस सिस्टम को हम देख रहे हैं ऊपर से, यानी ये बनाया हमने उसका टॉप व्यू। हालांकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं ये दोनों, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रॉड रोटेट हो रही है, पर हमने उस सिस्टम का ये जो फिगर बनाया है वो बनाया है उसका टॉप व्यू, इसलिए यहाँ बोर्ड के प्लेन में बनाया हुआ है। फिर आगे बोल रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट पी इज एम एल स्क्वायर बाय 3। तो ये तो नहीं भी दिया होता तो आपको पता है किसी थिन रॉड का एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ भी यही बोला है कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी एम एल स्क्वायर अपॉन 3 है। द रॉड स्ट्राइक्स द स्टेशनरी मास m2। ये रॉड घूमती हुई इस रेस्ट में रखे हुए मास m2 से टकराती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन द रॉड इज स्टॉप्ड एंड द मास m2 मूव्स अवे विद स्पीड v। तो इस कोलिजन के बाद जब ये रॉड इस मास m2 से कोलाइड होती है, तो ये रॉड तो आ जाती है रेस्ट में, पर मास m2 स्पीड v से ऐसे मूव करने लगता है। तो हमको बताना क्या है। पार्ट ए में बोला यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन डिटरमिन द स्पीड v इन टर्म्स ऑफ m1 m2 l n ओमेगा। तो यहाँ तो हिंट दिया हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर और स्पीड v फाइंड आउट करो। पर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं बताया होता तो हमको ये पता करना पड़ेगा पहले कि क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, जो पार्ट ई में पूछा हुआ है। तो ये दोनों हम साथ में सॉल्व करेंगे। ई में बोला है व्हाई इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट पी कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है? तो एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व्ड होता है? जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्यों जीरो है? क्योंकि हमने इन दोनों को मिलाकर एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जब ये रॉड इसके साथ कोलाइड होगी तो जो फोर्सेस होंगे कोलिजन वाले, वो फोर्सेस तो बन जाएंगे इंटरनल फोर्सेस। ये होंगे इंटरनल फोर्सेस। उसके अलावा फ्रिक्शनलेस टेबल पर ये रॉड रोटेट हो रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस होंगे नहीं, यानी फ्रिक्शनल टॉर्क जीरो होगा। इंटरनल फोर्सेस टॉर्क कंस्टिट्यूट नहीं करते, बस एक ही एक्सटर्नल फोर्स रह जाता है, वो है बाय द एक्सेल ऑन द रॉड। और एक्सेल ने रॉड पर जो फोर्स लगाया है वो क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन से ही पास होगा, इसलिए वो भी टॉर्क कंस्टिट्यूट नहीं करेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो पार्ट ई का आंसर क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। एक्सटर्नल टॉर्क क्यों जीरो है? बिकॉज इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंस्टिट्यूट टॉर्क, friction is absent, frictional torque will be zero. The only external force will be by the axle on the rod which passes through the axis of rotation, and so its torque will also be zero. Hence external torque is zero and angular momentum will remain conserved.
तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट ए सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि अब हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना है, तो इनिशियली इसमें तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा नहीं क्योंकि तो मूव ही नहीं कर रहा है। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। इस समय ये चल नहीं रहा, मतलब इसके अबाउट घूम नहीं रहा, तो एंगुलर मोमेंटम इसका तो जीरो होगा, रॉड का होगा एंगुलर मोमेंटम। और ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम हम लगाते हैं आई ओमेगा, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमको दिया हुआ है 1/3 ml²। ये नहीं भी दिया होता तो हमको पता है ये ml²/3। ये क्या हो गया, ये है आई, और उसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। तो ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो अब रॉड तो रुक गई है, ये मास v वेलोसिटी से जा रहा है, यानी इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम है ये m1 करना पड़ेगा, और ये है m2, m2 टाइम्स v। m2 मास स्पीड v से मूव कर रहा है, तो ये उसका लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम, और ये लेना होगा हमको r परपेंडिकुलर, जो क्या हो जाएगा l। तो बस इनको इक्वेट किया, इनको इक्वेट करने पर हमको ये मिल गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो तो स्पीड बताना थी हमको v, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2l नीचे आ जाएगा बस 3m2l, और ऊपर एक l कैंसिल आउट भी हो रहा है, हम निकाल रहे हैं v, तो m1l² ओमेगा, एक l और कैंसिल कर देते हैं, मतलब ये बचता है m1l ओमेगा अपॉन 3m2। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, यह है m1l ओमेगा अपॉन 3m2। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है हमसे, पार्ट बी में, डिटरमिन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन इन टर्म्स ऑफ m1l and ओमेगा। यह है कोलिजन के पहले की सिचुएशन, हमको चाहिए लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो हमको इसके सेंटर ऑफ मास की बात करना पड़ेगी। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम निकालना है पार्ट बी में, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम ऐसे आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m1, और हमें चाहिए vcm, vcm सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब ओमेगा हमको दिया हुआ है, ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी l/2, ये होगी l/2, ये इस तरह से घूमेगा ये पॉइंट vcm, और ये होगी लीनियर स्पीड उसकी, तो ये l/2 है। तो बस मास इनटू क्या करना है, हमको चाहिए मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होगी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, फॉर्मूला लगा देंगे, तो m1, और ये रेडियस कितनी, l/2, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास के लिए काम कर रहे हैं, तो m1 l/2, और क्या होगा ओमेगा, तो m1 l ओमेगा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास में पार्ट बी का आंसर, डिटरमिन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट बिफोर द कोलिजन इन टर्म्स ऑफ m1 l and ओमेगा। आ गया आंसर, तो बी का आंसर m1 l/2 इंटू ओमेगा बिल्कुल सही है। अब क्या चाहिए, थर्ड पार्ट में लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, पार्ट सी में। आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा m2v, ये होगा लीनियर मोमेंटम बाद का, मास m2 और स्पीड है v, और v हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा v का वैल्यू, m1 l ओमेगा अपॉन 3m2, तो m2 कैंसल आउट होकर m1 l ओमेगा अपॉन 3, ये आ गया फाइनल लीनियर मोमेंटम। ये आंसर भी सही है। अब कौन सा पार्ट रह गया, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द कोलिजन। आप इन दोनों पर ध्यान दो, ये क्या था, ये हमने निकाला था लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये है लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी ये दोनों बराबर नहीं है।
P और P डैश बराबर नहीं है फाइनल, P डैश ये इनिशियल लीनियर मोमेंटम के बराबर नहीं है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबल है, लीनियर मोमेंटम क्यों कंजर्व नहीं है। तो हमको याद आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होना पड़ता है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था कि एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है, पर क्या एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है? तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। ये जो कोलिजन वाले फोर्सेस हैं वो तो इंटरनल हैं, पर जो एक्सेल ने रॉड पर फोर्स लगाया वो है एक्सटर्नल फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ही ये लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं रहा। तो हमसे पूछा था व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग कोलिजन। तो बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स किसने एक्सर्ट किया हुआ है? एक्सटर्नल फोर्स ऑन द रॉड, by the axle is responsible for change in momentum। तो ये पार्ट डी का आंसर हो गया। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A thin uniform rod of mass m1 and length l is initially at rest on a frictionless horizontal surface। किसी frictionless horizontal surface पर एक थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास है m1, लेंथ है l, उसे रेस्ट में रखा हुआ है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज m1 l स्क्वायर बाय 12। कि आपको पता ही है किसी थिन रॉड का सेंटर से पास होने वाली एक्सिस यानी अपनी ओन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12। इसका मास है m1, इसलिए लिखा हुआ है m1 l स्क्वायर बाय 12। As shown in figure 1, the rod is struck at point P by a mass m2 whose initial velocity v is perpendicular to the rod। ये रॉड की इनिशियल पोजीशन इसके ऊपर आकर एक मास टकराता है। कितना मास? m2। कहाँ पर? इस पॉइंट P पर आकर टकराता है, और m2 की स्पीड है v, और ये जो वेलोसिटी v है ये है रॉड से परपेंडिकुलर। तो rod is struck at point P by a mass m2 whose initial velocity v is perpendicular to the rod। After the collision, mass m2 has velocity minus half v as shown in figure 2। और कोलिजन के बाद m2 की वेलोसिटी हो जाती है माइनस v बाई 2, यानी ये मास m2 जाता है वेलोसिटी v से और टकराकर उसी पाथ पर लौटता है विद वेलोसिटी माइनस v बाई 2। ये माइनस साइन ये डायरेक्शन के रिगार्ड में इसके साथ लगाया हुआ है। इस डायरेक्शन को सपोज किया हुआ है पॉजिटिव, इसलिए जाते समय की वेलोसिटी है पॉजिटिव, लौटते समय की वेलोसिटी हो जाएगी नेगेटिव। आगे बोला है आंसर द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स गिवन। पार्ट ए, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम determine the velocity v dash of the center of mass of this rod after the collision। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। कोलिजन के बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v डैश हमसे पूछी हुई है पहले पार्ट में। तो अब क्योंकि इस रॉड को रखा हुआ है किसी फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, यहां बोला हुआ है पार्ट ए में यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या निकालने के लिए? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको लगाना है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इस प्रिंसिपल को यूज करने की शर्त क्या है? एक्सटर्नल फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। तो क्योंकि इस रॉड को रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, तो फ्रिक्शन एब्सेंट है। उसके अलावा हिंज फोर्स भी नहीं है, क्योंकि ये रॉड हिंज्ड नहीं है, बल्कि इसको सिर्फ उस टेबल पर रखा हुआ है। तो फ्रिक्शन नहीं है, हिंज फोर्स भी नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होने की वजह से हम ये प्रिंसिपल यूज कर पा रहे हैं टू फाइंड वेलोसिटी v डैश ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो हमको लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाकर हमको चाहिए VCM।
या v डैश आफ्टर कोलिजन। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो m2v इज इनिशियल मोमेंटम। वो रॉड तो है रेस्ट में, ये पार्टिकल m2 वेलोसिटी v से जा रहा है और इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज किया है, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है m2v। और बाद में कितना है, तो बाद में इसमें कुछ आ गया मोमेंटम, ये लौटते समय वेलोसिटी है -v/2, मास है उसका m2, यानी अब लौटते समय इसका मोमेंटम कितना है, -m2v/2। तो माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है। हम मोमेंटम जब कंजर्व करते हैं तो हम वेक्टर इक्वेशन बनाते हैं, और वन डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन ही डायरेक्शन का काम करता है। तो लीनियर मोमेंटम कितना है इनिशियली, m2v पॉजिटिव, और लौटते समय कितना है, m2v/2 विद माइनस साइन, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसमें कुछ आ गया लीनियर मोमेंटम इसके सेंटर ऑफ मास का, वो कितना होगा, वो होगा इस रॉड का मास m1 इंटू v डैश। तो बस इसमें से v डैश फाइंड आउट कर लेना है। अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हुआ, 3m2v/2 इक्वल्स m1v डैश, और यहां से निकल कर आ गया v डैश हमारे पास कितना, v डैश इज 3m2v/2 कैपिटल M1। तो इस तरह से ये आ गया v डैश, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, 3m2v/2m1, तो ये सही है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, बी में, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। डिटरमिन द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास आफ्टर द कोलिजन। तो ओमेगा फाइंड आउट करना है अब हमको अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो हम अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो पहले सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना है, वो सिर्फ इसमें है m2v, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लीनियर मोमेंटम p इंटू आर परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। क्या निकाल रहे हैं हम, एंगुलर मोमेंटम सिर्फ मैग्नीट्यूड में, p आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर मतलब ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगी। अब ये लेंथ कितनी है, l/2, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड l/2, और इसमें से l/6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 6, तो यहाँ आएगा 3l माइनस l यानी 2l, 2 से ये 6 3 टाइम्स कैंसिल यानी l/3, तो ये आ गया l/3। ये डिस्टेंस जो है वो l/3 है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m2v l/3, ये होगा एंगुलर मोमेंटम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन को हम पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। एक्चुअली 2D वाली ये प्रॉब्लम है, तो एंगुलर मोमेंटम तो एक्सियल वेक्टर होता है, वो दो ही तरह से काम कर सकता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आउट ऑफ द प्लेन, या फिर इनटू द प्लेन, दो ही उसकी डायरेक्शंस पॉसिबल होंगी। तो एक किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलें, उससे ऑपोजिट वाली नेगेटिव हो जाएगी। इस ट्रिक को लगाकर हम इसको मान लेते हैं इसने जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस किया वो है पॉजिटिव। अभी अब कितना हो जाएगा फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली कैसा होगा, क्योंकि p का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इसे पॉजिटिव माना इसके एंगुलर मोमेंटम को, तो इसकी वजह से जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन ले लेते हैं। तो आप बच जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह से डायरेक्शन निकालने से। अदरवाइज उसको भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे डायरेक्शन निकालते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। तो m2v/2, m2v/2, ये तो क्या लिखा है मैंने, p, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन इट इज l/3, l/3 ये हुआ। और अब इसका एंगुलर मोमेंटम रॉड का, तो वो कितना हो जाएगा, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लगा रहे हैं, आई ओमेगा लगा रहे हैं, तो आई कितना, m1 l² by 12
टाइम्स ओमेगा, और ये ओमेगा ही तो हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको इधर लेकर आते हैं टर्म को, तो M2VL और 3 ये कॉमन हो जाएगा। इसको इधर लाने पर तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 इक्वल्स M1L² अपॉन 12 ओमेगा, ऐसा होगा। अब एक L कैंसिल आउट, ये 3 भी कैंसिल, तो हमको ओमेगा मिल गया। कितना हुआ ओमेगा फिर फाइनली? ओमेगा ये 2 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा चाहिए तो 6 M2V अपॉन M1L। M1L दिस इज ओमेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का ओमेगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 M2V अपॉन M1L, तो ये आ गया ओमेगा। पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं? डिटरमिन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द कोलिजन। तो ये कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सिर्फ इसकी वजह से है, मास m2v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m2v। और बाद में जो है वो काइनेटिक एनर्जी इसमें भी है, ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी रॉड में सेंटर ऑफ मास क्योंकि मूव कर रहा है तो ट्रांसलेशन की भी है, और ये ओमेगा से रोटेट भी हो रही है, तो एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। मतलब आफ्टर कोलिजन जब हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे होंगे उसमें 3 टर्म्स आएंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द रॉड प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द रॉड, और एक ट्रांसलेशन ऑफ मास m2। इस तरह 3 टर्म्स आएंगी, उन 3 टर्म्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ m2v² को, तो हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो अब ये लिख लेते हैं पहले और फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या लिख लें? v डैश मतलब सेंटर ऑफ मास की ये वेलोसिटी, ये कितनी आई थी? 3m2v, 3m2v अपॉन 2m1 ये आया था। और इसका ओमेगा वो कितना आ गया है? ओमेगा ओमेगा आ गया है 6m2v, 6m2v अपॉन m1l, ये ओमेगा आ गया है। हमको चाहिए क्या है? हमको चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या लिखें? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में एक तो ये टर्म आएगी हाफ m2v²/4, ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से, इस पार्टिकल की वजह से, या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की, मतलब हाफ, इसका मास कितना है? m1v², ये ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है, और ओमेगा वाली टर्म हाफ आई, आई कितना है? आई हमको मालूम है m1, आई हमको पता है m1l²/12। तो आलस मत करना, आप इसको सॉल्व करना, मैं आपको फाइनल आंसर बताने वाला हूँ सिर्फ। अब हमको v डैश भी पता है, ओमेगा भी पता है, और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या होगा? हाफ m2v², ये सब्ट्रैक्ट होगा और हमको मिलेगी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आप इसको ज़रूर से सॉल्व करना और फिर अपना आंसर भी चेक करना। आ जाता है तो मुझे बताना। -1/4 यदि आ गया, पूरा क्वेश्चन यदि आ गया तो अभी तो नहीं, एग्जाम में मजा आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आने पर आपको हैबिट में यदि वो रहा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। +21 m2² अपॉन 8m1, ये इसका फाइनल आंसर है।